कुछ महीनों पहले ही मोहल्ले के नुक्कड़ पर दमयंती देवी ने अपनी खुद की एक दुकान का श्री गणेश किया, जिसका नाम उसने दमयंती जनरल स्टोर रखा। समय के साथ दुकान बढ़िया चलने लगी। एक दिन उसकी पड़ोसन विमला उसकी दुकान से कुछ सामान लेने आती है, तो सामान देते हुए दमयंती कहती है, ये ले विमला, पूरे 121 रुपए हो गए। और कुछ देना है? नहीं नहीं, ये ले पैसे। और हाँ, चिल्लर नहीं है मेरे पास, तो 1 रुपए कभी आते जाते दे जाऊंगी। आते जाते का क्या मतलब है? अभी मैं अपने 1 रुपए के लिए क्या तेरे यहाँ आने जाने का इंतजार करूंगी? पूरे पैसे दे और सामान ले जा। अरे मैं तेरे 1 रुपए लेकर कौन सा भागी जा रही हूँ? पड़ोसन हूँ तेरी, तुझे तो 1 रुपए वैसे भी छोड़ देने चाहिए। अरे आज 1 रुपया छोड़ने को कह रही है, कल 100, फिर 1000, फिर उधारी का सामान लेने लग जाएगी। ऐसे तो मेरी दुकान का बंटाधार हो जाएगा ना। तेरी कंजूसी की भी हद है दमयंती। इतनी बड़ी दुकान खोलकर बैठी है, लेकिन 1 रुपए के लिए मरी जा रही है। अभी 1 रुपए के चलते तू मुझसे सामान नहीं देगी क्या? देख विमला, पड़ोसन होगी तू मोहल्ले में, यहाँ मैं दुकानदार और तू ग्राहक है, और 1-1 रुपया मिलाकर ही 100 बनता है, जानती है ना? हाँ हाँ बस कर, ये ले 50 रुपए और काट ले इसमें से अपने 1 रुपए। इतना कहकर विमला उसे 50 का नोट पकड़ा देती है। तब जाकर दमयंती उसे सामान देती है। दमयंती देवी उसूलों की पक्की और कंजूसी की मूरत थी। उसकी कंजूसी से पूरा मोहल्ला परिचित था। समय बीतता है और दमयंती अपने एकलौते बेटे विहान की शादी पारुल नाम की लड़की से करवाती है। गृह प्रवेश के समय जैसे ही पारुल कलश को पैर मारने वाली होती है, तभी दमयंती उसे रोकते हुए कहती है, देख बहू, जरा आराम से पैर मारियो, इसमें रखे हुए चावल बहुत महंगे हैं, ऐसे ही पूरे फर्श पर मत बिखेर दियो। क्यों जी, यही चावल हम बाद में पकाकर खाने वाले हैं क्या? ऐसा ही समझ लो। क्या है ना, मेरी माँ को बचत करने की आदत है। ऐसे तो खाली कलश लाकर रख देती, इससे बचत नहीं कंजूसी कहते हैं पतिदेव। अरे क्या फुसफुसा रही है, अभी अंदर भी आ जा। जी सासू माँ। तभी वो गृह प्रवेश की रस्म पूरी करके अंदर आते हैं। धीरे धीरे पारुल को अपनी सास की कंजूसी भरी हरकतें देखने को मिलती है। एक दिन दमयंती अपनी दुकान से घर में राशन भरवा देती है और पारुल से कहती है, बहू, अरे ओ बहू। जी सासू माँ, कुछ चाहिए आपको? नहीं, मैं दुकान पर जा रही हूँ। और सुन, मैंने महीने का राशन भरवा दिया, तो महीने से पहले कोई भी सामान खत्म नहीं होना चाहिए। तेल मसाले हिसाब से ही खाने में डालियो। 3 लोगों का तो खाना बनाना होता है, उसमें भी तेल मसाले डालने में कंजूसी करूँ क्या? हाँ तो 3 लोगों के लिए 56 भोग बनाकर परोस देगी क्या? अरे कंजूसी नहीं करेगी तो इतनी महंगाई में घर कैसे चलेगा? मुझे ऐसा क्यों लगता है सासू माँ, आप अपने साथ मुझे भी कंजूस बनाना चाहती हो? बकवास बंद कर, तेरे चक्कर में मुझे दुकान खोलने में देरी हो जाएगी। अरे परे को हो जा। इतना कहकर दमयंती पारुल को साइड करते हुए दुकान पर जाने के लिए निकल जाती है। समय बीतता है। एक रोज जब पारुल सारे गंदे कपड़े लेकर धोने बैठती है, तो देखती है कि सर्फ है ही नहीं। तो सर्फ लेने के लिए वो सीधे अपनी सास की दुकान पर जा पहुँचती है और पीछे के दरवाजे से दुकान में घुसकर सर्फ उठाने लगती है। तभी उसकी सास की नजर उस पर पड़ती है और वो कहती है, अरे ओ नासपीटी, तू यहाँ दुकान में कब टपकी और ये क्या उठा रही है? अभी तो आई सासू माँ, वो कपड़े धोने बैठी थी तो देखा कि सर्फ नहीं है, तो वही लेने चली आई। वही लेने चली आई? अरे तो पीछे से कहाँ घुसी चली? सामने से आ और पैसे देकर सर्फ ले जा। अरे पर क्यों, ये तो हमारी दुकान है, अभी यहाँ से सामान ले जाने के भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे क्या? हमारी तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरी अम्मा ने दहेज में दियो। आज सर्फ लेने आई है, कल साबुन लेने आएगी। दुकान में सामान फ्री में नहीं आता। चल घर पहुँच, और हाँ, दोबारा मुँह उठाकर दुकान में चली मत आइयो, समझी? पारुल अपनी सास की दुकान होने के तेवर देखकर हैरान हो जाती है और बिना कुछ बोले वहाँ से पैर पटकती हुई चली आती है और रात को खाना टेबल पर लगाते हुए बर्तनों को टेबल पर जोर जोर से पटक कर रख रही होती है। हाथों में जान नहीं है क्या, जो बर्तन पकड़े नहीं जा रहे तेरे से? हाँ पारुल, इतने गुस्से में क्यों हो तुम?
बात क्या है? क्या बात होगी? जिस बहू की ऐसी कंजूस सास हो वो गुस्सा नहीं करेगी तो क्या मुजरा करेगी? सासू माँ ने मुझे अपनी दुकान से सर्फ नहीं लेने दिया। बताओ, अभी पैसे देकर ही सामान लेना है तो किसी और किराने की दुकान से नहीं ले लूंगी? अपनी दुकान होने का फायदा ही क्या है? उससे पहले तू मुझे एक बात बता कि महीना पूरा होने से पहले सर्फ खत्म कैसे हो गया? क्या है ना, मैं ना सर्फ को चूर्ण समझकर चाट गई। अरे सासू माँ, जिस घर में रोज कपड़े धुलते हैं वहाँ 20 रुपए वाला सर्फ का पैकेट एक महीना कैसे निकालेगा? हाँ माँ, पारुल सही कह रही है। अपनी दुकान होते हुए इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं है। वो कौन सा कुछ खाने का सामान लेने गई थी? बस कर, अब तू भी अपनी लुगाई के सुर में सुर मत मिला और इतनी सी बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। अरे बिना कंजूसी के घर नहीं चलता और मुझे तो घर दुकान दोनों संभालनी है। खाना भी चैन से नहीं खाने देते। पारुल जहाँ अपना गुस्सा दिखा रही थी, वहीं उसकी सास अपनी भड़ास निकालकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन दमयंती की तबीयत खराब हो जाती है, तो उस दिन उसकी सास की जगह पारुल दुकान संभालने के लिए दुकान पर जाती है। तभी उसकी पड़ोसन विमला राशन लेने दुकान पर आती है और दमयंती की जगह उसकी बहू को देखकर कहती है, अरे बहू, आज तू दुकान पर? अपनी सास को रिटायर कर घर बैठा दिया क्या? अरे आंटी क्यों मजाक कर रही हैं? वो सासू माँ की थोड़ी तबीयत खराब है तो मैंने उनको कहा है कि घर रहकर आराम करे। आप बताइए क्या लेने आई है? अरे हाँ, जरा इस पर्ची में लिखा सारा सामान दे दे। जी आंटी जी, अभी दे। पारुल पर्ची पढ़कर सामान निकाल कर देती है, लेकिन सामान ज्यादा होने से विमला के पैसे कम पड़ जाते हैं और वो कहती है, हाय दैया, 70 रुपए कम पड़ रहे हैं। सुन बहू, मैं सामान लेकर घर जाती हूँ और कुछ ही देर में बाकी के पैसे भिजवा देती हूँ। जी आंटी जी, याद से भिजवा दीजिएगा। सासू माँ को पता लगा तो आपको तो पता ही है। हाँ हाँ, तेरी कंजूस सास को कौन नहीं जानता। तू चिंता मत कर, मैं भिजवा दूंगी पैसे। इतना कहकर विमला सामान लेकर चली जाती है। शाम को जैसे ही पारुल घर आती है तो दमयंती उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। कितने सामानों की बिक्री की और किसी को फोकट में तो सामान नहीं दिया ना? सासू माँ शांत हो जाओ। और आपकी तबीयत ठीक हो गई क्या? मतलब तबीयत से ज्यादा दुकान की चिंता है आपको, है ना? और हाँ, मैंने नहीं दिया किसी को भी उधार। बस वो विमला आंटी राशन लेने आई थी। अच्छा, फिर चिल्लर नहीं होंगे उसके पास? पैसे पूरे नहीं दिए होंगे उसने? हाँ, 70 रुपए कम पड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो भिजवा देंगी, पर अब तक देकर नहीं गई। पता था मुझे, तू दुकान पर बैठेगी तो ऐसा ही होगा। इस विमला को तो मैं बताती हूँ। तभी वो विमला के घर जाकर उसे 70 रुपए के लिए खूब खरी खोटी सुनाती है और ये देखकर पारुल हैरान रह जाती है। समय बीतता है। एक दिन जब दमयंती दुकान पर पहुँचती है तो देखती है कि दुकान पहले से ही खुली है और उसमें से आधे से ज्यादा सामान गायब है। साथ ही लॉकर में रखे पैसे भी वहाँ नहीं है। तभी दमयंती सदमे में दुखी होकर कहती है, हाय हाय, मैं तो लूट गई। चोरी हो गई मेरी दुकान में। अरे कीड़े पड़े उस चोर को। हाय लगे मेरी। बताओ, इतनी कंजूसी कर करके पैसे बचाए थे मैंने और सब चोरी हो गए। तभी हाथ में पर्स लिए सामान लेने पारुल वहाँ आती है और अपनी सास और सास की दुकान का ये हाल देखकर कहती है, लो सासू माँ, क्या फायदा हुआ इतनी कंजूसी करके? कंजूसी के चलते आपने जरूरतमंदों को भी उधार नहीं दिया। अपनी बहू से सर्फ लेने के लिए पैसे लाने को कहा। 1 रुपए के लिए लोगों की बेइज्जती की। 70 रुपए के लिए अपनी पड़ोसन की खरी खोटी सुनी। अरे कंजूसी की हद तो हद ही हो गई। अब बोलो, चाय पत्ती चाहिए मुझे, खुद जाकर लूं या पैसे लेकर आऊं तब दोगी आप? बस कर नासपिटी, क्यों जले पर नमक छिड़कती है? मुझे क्या पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। इतना कहकर वो अपनी दुकान को देखते हुए सर पकड़कर बैठ जाती है। पूजा, जिसकी जिंदगी रंगों से भरी थी, उसको भी रंगों से बहुत प्यार था। पर पूजा सफेद साड़ी में बैठकर अपनी शादी का लहंगा, जो कि सतरंगी रंग का था, उसको अपने हाथों में लिए रो रही होती है। और तभी योगेश नाम का एक लड़का उसके पास आता है और उसको उसकी फेवरेट कलरफुल ड्रेस देकर उससे बोलता है, ये देख, मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट कलरफुल ड्रेस लेकर आया हूँ। अब चल जल्दी से इस सफेद रंग की साड़ी बदल कर ये कपड़े पहन कर आ, हम बाहर घूमने चल रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रही और अब ये सफेद रंग ही मेरी जिंदगी का रंग है। किसी के चले जाने से
हमारी जिंदगी का रंग नहीं जाता। तेरे ससुराल वाले थे ही पागल, पर तू भी पागल हो जाएगी ये नहीं पता था। पता है, जब हम कलर बॉक्स लेते हैं तो उसमें से सफेद कलर को सबसे पहले साइड करते हैं, ये बोलकर कि इसका खुद का कोई रंग ही नहीं है तो इसकी क्या जरूरत। पर जब हमें रात के अंधेरे में चांद और तारे बनाने होते हैं तब हमें उसकी अहमियत का पता चलता है। उसी तरह से आज जब मैं विधवा हुई और मेरी जिंदगी में अंधेरा आया तब मुझे समझ आया कि ये सफेद रंग मेरी पहचान। पूजा, तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? तू ही तो पहले सबको कलर का महत्व समझाती थी और आज तू ही इन सतरंगी कलर से दूर भाग रही है। याद है तुझे जब तेरी सास अनीता और तेरा पति शंकर तुझे देखने तेरे घर आए थे? ये बोलकर योगेश उसको पुरानी बातें याद दिलाता है, जहाँ पहली बार शंकर अपनी माँ के साथ पूजा को देखने उसके घर आया हुआ होता है और जहाँ अनीता पूजा के अलग अलग रंग के ड्रेस को देखकर हंसते हुए पूजा से बोलती है, अरे पूजा बेटा, ये तुमने कैसे सतरंगी से कपड़े पहने हुए हैं? चुन्नी का रंग अलग है, सूट का अलग और सलवार का अलग। क्यों आंटी जी, मैं इन कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही? ऐसा नहीं है, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, पर तुम्हारे कपड़े थोड़े अजीब लग रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई फैशन नहीं आता ना, इसलिए। जरूरी थोड़ी ना है कि हम दूसरों के फैशन के हिसाब से चले। वैसे भी मुझे रंगों से बहुत प्यार है। वैसे शंकर जी, आपका रंगों को लेकर क्या विचार है? कलर को लेकर मैं क्या ही बोलूं, हर कलर का अपना ही महत्व है। वैसे भी मुझे तो तुम्हारी तरह सारे रंग पसंद हैं। तुझे सिर्फ सारे रंग ही पसंद है पूजा की तरह, या फिर पूजा भी पसंद है? अनीता के ये बोलते ही शंकर और पूजा दोनों शर्मा जाते हैं, जिसके बाद पूजा की माँ के बोलने पर पूजा शंकर को अपना रूम दिखाती है और जहाँ पूजा का रूम देखकर शंकर उससे बोलता है, वाओ, क्या कलर कॉम्बिनेशन है तुम्हारे रूम का और ये बेडशीट, ऑसम। वैसे तुम सतरंगी कपड़ों के अलावा भी बाकी चीजों को कलरफुल ही रखती हो। हाँ बिल्कुल, इंद्रधनुष की तरह। यू आर इंटरेस्टिंग गर्ल, आई लाइक इट। जहाँ दोनों एक दूसरे से बातें करके एक दूसरे को जान रहे होते हैं तो वहीं दूसरी ओर उन दोनों की फैमिली मिलकर उन दोनों की शादी की डेट फिक्स कर देती है। कुछ देर बाद शंकर अनीता के साथ घर चला जाता है और बहुत जल्द उन दोनों की शादी का दिन पास आ जाता है। और एक दिन पूजा शंकर को कॉल करके उससे बोलती है, कहाँ हो? इस समय कहाँ होता हूँ मैं? ऑफिस। जी ऑफिस में हूँ, और बताओ। ऑफिस से कब आ रहे हो? हमारी शादी के दिन पास आ गए हैं और अब तक हमने शॉपिंग भी नहीं की। तुमने बोला था ना कि तुम मुझे शॉपिंग करवाओगे। सो सॉरी यार, सच में मेरे दिमाग से निकल गया था। अच्छा बोलो कब चले? तुम जब बोलोगी मैं उसी दिन तुम्हें शॉपिंग पर ले चलूंगा। कल, और कल तुम मुझे शादी का लहंगा दिलवाओगे, वो भी वैसा जैसा मैं तुम्हें बोलूंगी। मुझे पता है तुम्हारी पसंद, तुम्हें कैसा लहंगा चाहिए। अच्छा तो फिर बताओ मुझे कैसा लहंगा चाहिए? तुम्हें सतरंगी कलर का लहंगा चाहिए जिसमें सारे रंग हों। तुम तो बहुत अच्छे से जानने लगे हो मुझे। अच्छा अभी काम कर लो, हम कल मिलते हैं। इतना बोलकर पूजा फोन रख देती है और अगले दिन वो शंकर के साथ मार्केट जाती है, जहाँ वो हर दुकान में अपनी पसंद का लहंगा देखती है, पर उसको कहीं भी उसकी पसंद का लहंगा नहीं मिलता और वो थक हार कर एक जगह पर बैठ जाती है, जिस पर शंकर उससे बोलता है, तुम्हें जैसा लहंगा चाहिए वैसा लहंगा तो मिल नहीं रहा, तो तुम एक काम करो, जो मिल रहा है वही ले लो। मुझे मल्टी कलर का लहंगा चाहिए तो चाहिए, चाहे मुझे टेलर से सिलवाना ही क्यों ना पड़े। अरे ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? कौन सी बात? यही कि मैं अपनी पसंद का लहंगा सिलवा भी तो सकती हूँ। चलिए हम डिजाइनर के पास चलते हैं। पूजा के बोलने पर दोनों डिजाइनर के पास जाते हैं, जहाँ पूजा अपने हिसाब से अपने लिए सतरंगी लहंगा बनवाती है और अपनी शादी वाले दिन उसी लहंगे को पहनती है। शादी होने के बाद पूजा अपने ससुराल में जाती है, जहाँ सिंपल दीवार देखकर पूजा शंकर से बोलती है, तुम्हारी जिंदगी में तो कोई रंग ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? एक बार अपना रूम देखो और ये बेडशीट, सारे एक ही रंग के हैं, पर अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हारी जिंदगी में रंग ही रंग भर दूंगी। इतना बोलकर पूजा अलमीरा से कलरफुल बेडशीट निकालकर बिछा देती है और इसी तरह पूजा शादी के बाद भी अपने सारे कपड़े रंग बिरंगे ही पहना करती। उसका ये स्टाइल देखकर सब पूजा को सतरंगी कपड़े वाली बहू के नाम से जानने लगे। देखते ही देखते सबको पूजा की तरह सतरंगी कपड़े पहनने की आदत लग जाती है और एक दिन
पूजा शंकर को सतरंगी साड़ी दिखाते हुए उससे बोलती है। कैसी लग रही है ये साड़ी? बहुत ज्यादा प्यारी। मुझे चाहिए। तुम ऑफिस से आते हुए मेरे लिए ये साड़ी लेकर आना। आ जाऊंगा। अच्छा अभी चलता हूँ। इतना बोलकर शंकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और शाम को घर आता है। उसके घर आते हुए उसके हाथों में अपनी साड़ी ना देखकर शंकर से पूजा नाराज हो जाती है और शंकर उसको मनाने के लिए उसी समय मार्केट निकल जाता है, जहां उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो हमेशा के लिए उसका साथ छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। शंकर के जाने के बाद पूजा भी सदमे में चली जाती है और जब सदमे से बाहर आती है तो वो अपनी जिंदगी को एक बार फिर रंगों से भरने के लिए सतरंगी साड़ी पहनती है और उसको रंगीन साड़ी में देखकर अनीता गुस्से में पूजा से बोलती है। तेरी जिद पूरी करते करते मेरा बेटा ही इस दुनिया से चला गया और तू उसकी विधवा ना बनकर ये सतरंगी से कपड़े पहनकर अपनी जिंदगी में रंग भर रही है। माँ जी, ये सब तो मैं शंकर के लिए ही कर रही हूँ। उनको भी तो मैं सतरंगी कपड़ों में ही पसंद थी। पर अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो तू भी इस घर में नहीं रह सकती। इतना बोलकर अनीता पूजा को घर से निकाल देती है, जिसके बाद पूजा अपने मायके जाती है और जहां उसको सब सतरंगी कपड़ों में देखकर ताने देने लगते हैं और समाज के ताने सुनकर पूजा अपनी जिंदगी से सारे रंगों को निकालकर बाहर कर देती है और खुद सफेद साड़ी में रहने लगती है। पूजा के बारे में जानकर उसका बचपन का दोस्त योगेश उसके पास आता है और उसको फिर से रंगों से प्यार करना सिखाता है और उससे बोलता है। पूजा तुम ही तो बोलती थी ना कि शंकर को रंगों से प्यार था, उसको तुम्हारा सतरंगी कपड़ा पहनना पसंद था। सोचो पूजा सोचो, आज वो तुम्हें बेरंग देखकर खुश होगा? नहीं, क्योंकि उसको तुम सतरंगी कपड़ों में अच्छी लगती हो, ऐसे सफेद में नहीं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ तुम यहाँ से, जाओ। इतना बोलकर पूजा उसको अपने रूम से बाहर निकालती है और दरवाजा बंद कर देती है और जिसके बाद में वो रो रो कर सो जाती है। सोने के बाद पूजा एक सपना देखती है जिसमें शंकर उससे बोलता है। पूजा, तुम कब से दुनिया की परवाह करने लगी? आज मेरी आत्मा दुखी है तुम्हें आज इस सफेद साड़ी में देखकर। क्या मेरे होने से तुम्हारी जिंदगी में रंग था? अगर ऐसा है तो जब बीवी अपने पति से दूर हो जाती है तो लड़के क्यों नहीं सफेद कपड़े पहनते? शंकर, दुनिया की यही रीत है। मैं नहीं मानता ऐसी रीत को। अगर तुम चाहती हो कि मेरी आत्मा को शांति मिले तो तुम सतरंगी कपड़े पहनोगी, क्योंकि जब तुम पहले की तरह रंगों में नहीं रंगोगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इतना बोलकर शंकर की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद पूजा नींद से उठकर खुद से बोलती है। मैं आपके लिए फिर से पहले वाली पूजा बनूंगी शंकर। इतना बोलकर पूजा बिना समाज वालों की परवाह किए सफेद साड़ी को छोड़कर एक बार फिर से पहले की तरह रंगीन कपड़े पहनने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।